नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार के अंदर चारों तरफ लाल ही लाल था। क्या निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी और क्या सेंसेक्स। लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तबाह होने वाला है। ये किस कारण से हो, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरबीआई ने कौन सा नया फैसला लिया है जिस कारण से रिकवरी एजेंटों की वाट लग जाएगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अमेरिका और ताइवान की जो डील हुई है वो कहाँ तक जाएगी, उसके क्या है मायने और क्या रणनीति है। और भारत को और बांग्लादेश को एक दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा कर दिया है अमेरिका ने। विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहाँ है, क्या है। और मेरे एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा था कि डार्क वेब होती क्या है, डार्क वेब वेबसाइट होती है क्या है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे क्या है। पहले ये समझ लो कि बाजार के अंदर जो गिरावट है ना, वो गिरावट है पूरी ग्लोबल के कारण। और एक्सीडेंट साबित हुए आज जो ओएनजीसी वगैरह इनके जो नतीजे आए वो। अगर नतीजों की बात करोगे तो कोल इंडिया के अनुमान से अच्छे नतीजे आए। मतलब जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कोल इंडिया का लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहेगा, लेकिन प्रॉफिट रहा लगभग 7,154 करोड़। मतलब प्रॉफिट अनुमान से ज़्यादा बेहतर रहा। अल्टीमेटली जो कंपनियों के एक्सीडेंटल नतीजे रहे उन पर जो दबाव बनाया वो बनाया आईटी का। आईटी आज फिर गिर गया, कल भी गिरा और आज भी गिर गया। और स्थिति ये थी कि जो ज़्यादातर गिरते हुए बाजार में सबसे सेफ इंडेक्स माना जाता है ना, एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, वो भी आज 983 पॉइंट टूट गया। अब बताओ, जब एफएमसीजी ही सेफ नहीं है, जब विश्व के अंदर अशांति फैलती है, लोग बाग जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है ना, जो डेली बेसिस में यूज होने वाली चीजें हैं ना, उनकी तरफ भागते हैं। मतलब यार ये खरीद लो, ये तो कहीं भागने वाले नहीं है। जब वही गिर रहा है तो फिर रुकेगा क्या। और भारत कल अमेरिका के अंदर डाउजोन, नेस्डैक, एस&पी 500 परसों भी गिरावट रही, कल भी गिरावट रही। हालांकि अब थोड़ा सा हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं वो, लेकिन वो ये ऊँट के दाढ़ी में तिनका, उसका भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे। आज जो हुआ है अमेरिका के बाजारों में, वो सोमवार तक हमारे बाजार भूल जाते हैं। ये चक्कर है। अब अमेरिका के बाजार गिरे क्यों? देखो, अमेरिका में दोनों चीज एक साथ हो गई। आपने देखा कि यार सोना चांदी में भी कल एकदम से गिरावट हुई। सोना 1,60,000 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो गिर के एकदम से तत्काल आ गया कितने पे, 1,50,000 पे, 1,48,000 का भी लॉच हुआ था। जो चांदी ना 2 लाख कुछ पे काम कर रही थी, 2,64 या 65 के आसपास, वो एकदम से 2,36 पे आ गई। तो ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के शेयर बाजार में भी गिरावट, बिटकॉइन में भी गिरावट, सोना चांदी में भी गिरावट। कुछ तो ग्लोबल घट रहा है यार। ऐसा क्या घट रहा है, कुछ तो बताओ। कुछ क्या हुआ, हुआ क्या है। सबसे पहले अमेरिका का बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, और अमेरिका में जो रोजगारी का आंकड़ा है ना, वो अच्छा आ गया है। अरे यार, तो अच्छा आ गया तो गिरा क्यों? यार भाई, बात समझो। जब अमेरिका के आंकड़े खराब आते हैं तो उनकी जो ब्याज दरों में कम होने की आशंकाएं हैं वो बढ़ जाती है। मतलब आंकड़े अच्छे आए हैं, इसका मतलब इस बार भी फेडरल बैंक ब्याज दरें नहीं काटेगा। ब्याज दर नहीं काटेगा तो उनका जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत होगा। और डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो आज आपके मेटल वाले जो शेयर हैं, जो सोना चांदी, ये भी एक मेटल में ही आता है। आप देख लो कहाँ है। मेटल इंडेक्स भी 400 पॉइंट टूटा है। ऐसा नहीं कि आप सोचो। मतलब सबसे सेफ हेवन माना जाता है एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, वो 983 पॉइंट टूट गया। और इनके गिरने गिरने में जिसने मुख्य भूमिका निभाई है ना, वो है आईटी। क्योंकि निफ्टी के अंदर ज़्यादातर, अगर आप सपोज करो निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, तो उन 50 स्टॉक में ये निकाल के देखना कि निफ्टी का आईटी का वेटेज कितना है। चाहे उसमें विप्रो हो, चाहे उसमें टीसीएस हो, चाहे उसमें इन्फोसिस हो, चाहे एचसीएल हो, ये सारे आईटी के शेयर है ना। कि जब एक ही सेक्टर के अगर मान लो 5-5%, यार ये देखो ना, जो ये है ना, टीसीएस सुबह 6%, इन्फोसिस 6%, और जो हमारे कंपनी जो अमेरिका में लिस्ट है उनका जो एडीआर है ना 10% नीचे था। समझ रहे हो गिरावट किस लेवल की थी। अमेरिका में गिरावट दरअसल इस वजह से हो रही है कि अमेरिका में जो एआई पे उन्होंने जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्या उस इन्वेस्टमेंट पे वो उनका जो डिसीजन है वो सही है? वहाँ के जो निवेशक है ना, वो भी इसी में संकोचित नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई ट्रिगर बचा नहीं है जो ट्रिगर को आप ये बोल दो कि फलाना ट्रिगर आने वाला है। कल से जो कंपनियों के नतीजे आ रहे थे वे भी बंद हो जाएंगे। कल लास्ट है 15 तारीख, सॉरी 15 तारीख तक जिस भी कंपनियों के नतीजे आने थे वे आ गए। 15 तारीख लास्ट है, उसके बाद कंपनी अपने नतीजे डिस्क्लोज नहीं करेंगी। ठीक है। अब ये समझना आप नतीजे लगभग खत्म हो गया, बजट सेशन खत्म हो गया, अमेरिका के साथ में ट्रेड डील खत्म हो गई, मदर ऑफ ऑल डील खत्म हो गई, ब्याज दरों में जो सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आना था खत्म हो गया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो गई। अब क्या बचा? अब क्या बचा?
आज एफआईआई ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7430 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। और वहीं अगर डीआईआई की बात करोगे तो डीआईआई ने 5798 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। मतलब डीआईआई ने कम खरीदा है, एफआईआई ने ज्यादा बेचा है। यही कारण है कि आज तुम्हें निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी, क्या सेंसेक्स 1100 पॉइंट तुम्हारा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 553 पॉइंट, तुम्हारा निफ्टी भी 336 पॉइंट। और सबसे मेन बात यह है कि 25,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना, वो भी ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। कहाँ तक जा सकता है? देखो, मैं कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, लेकिन जो टेक्निकल है ना, जहां से ये चलना चालू हुआ था ना 24,800 के आसपास में, क्योंकि इसने 24,800 के बाद इसने डायरेक्ट 1200-1300 पॉइंटों के बाद 26,000 का गैप अप ओपन किया था। और आप जब निफ्टी का इतिहास उठा कर देखोगे ना, जब हिस्ट्री जानोगे तो हिस्ट्री में पाओगे कि निफ्टी ज़्यादातर जो बड़े इंडेक्स है ना, वो ज़्यादातर जो गैप होते हैं ना, उन गैप को फिल करते हैं। चाहे आप कभी उठा के देख लेना। आप 10 बार, चाहे अगर कोई किसी चीज़ को 10 बार में देखोगे तो एक आध बार हो जाएगा तो कि गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वो वहीं से कंटिन्यू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि गैप अप ओपन हो उसके बाद में गैप को फिल ना करे। हो सकता है 24,800 के बाद या 25,000 के आसपास में आ जाए तो थोड़ा सा सस्टेनेबल रुक जाए। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है, अभी 25,500 के जो नीचे है ना, तो निफ्टी में जो लॉन्ग करने वाले हैं वो फंस गई। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड है। एक आधी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में जैसी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो फंसे हुए ट्रेडर है ना, जो लेके फंस गए हैं, मतलब उन्होंने सोचा तो ट्रेड डील होगी, अब तो 26,400 का हाई बनाएगा, 800 बनाएगा, अब वो पहले पोजीशन हल्की करेंगे। तो जब भी पहली रिकवरी आएगी, पहली रिकवरी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। ये ना सोचे कि शेयर बाजार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लंबे समय में आपको निफ्टी 15% के आसपास रिटर्न देगा, घबराए नहीं, पैनिक ना करें। परिस्थिति ये है कि जो ग्लोबल के बाजार है ना, चाहे तुम हांगकांग के बाजार देख लो, 465 पॉइंट तुम्हारा हांगकांग के बाजार टूट गए, 700 पॉइंट तुम्हारा जापान का बाजार टूट गया, यूरोप के बाजार टूट गए, जर्मनी, लंदन, पेरिस, ऐसा कोई बाजार नहीं है जो नहीं गिरा। और वो किस कारण गिरा? अमेरिका के कारण गिरा। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका अगर छींक दे तो दुनिया को बुखार हो जाता है। जो कहावत बनी है ना ये, कि अमेरिका अगर छींक दे तो दुनिया को बुखार हो जाता है, उसके पीछे वजह केवल यही है और कुछ नहीं है। अमेरिका के कारण भारतीय शेयर बाजार गिरे और आईटी के कारण निफ्टी के अंदर भयंकर गिरावट देखने के लिए मिली। अब हम तो आईटी में कोई ऐसा इनोवेशन ही नहीं कर रहे यार। हमारी आईटी कंपनियों, देखो यार, जब वहाँ पे अगर जो वे कोडिंग वगैरह के लिए हमारे जो आईटी के लड़के हायर करती है, आईटी कंपनी को काम देती है ना, अगर वो काम, कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आईटी के लड़के 3 महीने का समय ले रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो आईटी का टूल है ना, एआई का टूल है ना, वो आपको 1 हफ्ता में करके दे दे रहा है। और जब आपको कम प्राइस में और अच्छा बेटर काम मिलेगा तो आप क्या के लिए आईटी कंपनियों को ऑर्डर दोगे? भाई मैं क्या बोल रहा था कि मैन ड्राइवर हम नहीं है, ट्रक किसका है? किसी और का। ड्राइवर भी कोई और है, हम तो वो आंधे आंधे वाला काम करते हैं, आंधे 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 आंधे। आप बताओ, बैंकों के अंदर ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है वो चलाते ज़्यादातर, या माइक्रोसॉफ्ट चलाते। यार, हमने आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, या बस छम्मक छल्लो वाले में अटकले में अटक गए कभी? आज एआई समिट होने वाली है दिल्ली के अंदर, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो भारत में बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि भारत के लिए मार्केट बहुत बड़ी है। एआई की मार्केट वास्तविकता में भारत में बहुत बड़ी है ही नहीं, उनका स्कोप ही नहीं है। आज भारत के अंदर जो गिरावट है, वो शेयर बाजारों में जो गिरावट है, बिलियन डॉलर का मतलब, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लगभग लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। निफ्टी 50 का जो टीसीएस है, जिसका मार्केट कैप 18 लाख 19 लाख करोड़ हुआ करता था, वो पहली बार 10 लाख करोड़ के नीचे आ गया है टीसीएस का। जब हम यहाँ बैठ कर चिंता कर रहे हैं तो भाई उन जो कंपनी चला रहे हैं उन्हें तो चिंता होगी जिनके करोड़ों रुपए लगे हैं। कि यार देखो, जब कंप्यूटर आया, लोगों ने बोला लेखपाल की नौकरियां चली जाएगी, तो गई क्या? बस वो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ। तो ऐसा नहीं है, मोटरसाइकिल आई, हर चीज जब भी कोई इनोवेशन होता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा ही उठाते हैं। पर अभी जो शॉर्ट टाइम के अंदर पेन है ना, वो पेन वास्तविकता में संभलना बड़ा मुश्किल है। बस जो ऐसे बाजार में टिक पाएगा, पैसा रियल में, पैसा बड़ा पैसा वही बनाएगा। जो ऐसे समय में पैनिक करके बेच जाएगा, घबरा जाएगा, वही शेयर मार्केट से निकल जाएगा, फिर उसके बाद वो बाहर बैठ जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि जब लहर लंबी लंबी चल रही हो ना समुद्र में, उस समय पे कुछ करना
बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। शांत बैठना बहुत समझदारी वाला काम होता है। शांत बैठो, जैसे ही आपके फेवर में आए तो तत्काल अपना लोटा भरो और बाहर निकल जाओ। फिर अपना लोटा बाहर कर डाल कर फिर बैठ जाओ, मतलब फिर आवेगी लेयर। घबराए नहीं। जैसे माइनिंग से रिलेटेड है, कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, तो भाई इन कंपनियों के भविष्य में चलने वाले काम है, ऐसा घबराए नहीं, सोचे यार ये क्या होगा। जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अपन बिजली जला रहे हैं, मान लो अभी लाइट चली जाएगी तो मैं कैसे करूंगा, तो ये बिजली तो बनाएगी ना यार। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं सोचे कि यार अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर जैसे अभी ये जीएसटी का कट हुआ, ये सब हुआ, ये इम्पैक्ट आने लगेंगे धीरे धीरे, ट्रेड डील का इम्पैक्ट आने लगेगा, तो आपको ऐसा खुद ही समझ में आएगा कि यार ये 1-2 महीने का पेन है, एक आध महीने का, उसके बाद से आपको अभी ये जो डील है हमारी, ट्रेड डील है, उसको लेकर के कुछ क्लियर हो जाए। अब तो आपको ये मान के चलो 1 महीना 1.25 महीने की बात है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। 2024 में भी ऐसा ही लग रहा था कि यार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ हुआ क्या। हाँ, एक फोमो बना, जो फोमो में लोग बाग स्मॉल कैप और मिड कैप में फंस गई है, तो कल सेबी ने भी माना। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अगर आप शॉर्ट वीडियो को फॉलो करते हो, कि सेबी के चेयरमैन तुहिकांत पांडे जी ने माना है कि जो स्मॉल कैप और मीडियम कैप की जो एसएमई कंपनी है ना, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो लोट में ट्रेड होती हैं, 200 का लोट, 250 का लोट, 400 का लोट, उन कंपनियों के अंदर क्या पाया गया है, मोनोपुलेशन पाया गया है। जैसे माने मैंने आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाए, तो वो 100 करोड़ रुपए मैंने अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में यूज कर लिए। हुआ क्या है, उस पैसे का मिस यूज हुआ है। हुआ क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में यूज हुआ है, कोई सेल कंपनियों में उसे ट्रांसफर किया गया है, और सेल कंपनियों से वो अपने ही शेयर को मोनिपुलेट करके, मतलब पंप इन डंप वाली स्थिति, जब आप देखते हो ना, कोई कंपनी अगर लोट में ट्रेड हो रही है तो वो सर्किट में भागती है, सर्किट 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 सर्किट। तो जनरली ऐसी कंपनियों में बहुत फंसते हैं लोग। अगर कोई आप, मतलब आपका कोई सही आदमी है, तो वो भले ही, जैसा मान लो मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, कोल इंडिया है, कितने करोड़ की कंपनी है, 4 लाख करोड़ की कंपनी है, कहाँ भागेगी। एनटीपीसी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, कहाँ भागेगी। आपने कोई कंपनी इतनी छोटी उठा ली जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 50 करोड़ का है, तो 50 करोड़ को तो कोई भी मैनेज कर देगा ना। चार आदमियों का ग्रुप मिलकर मैनेज कर देगा 50 करोड़। होते क्या 50 करोड़, कुछ भी तो नहीं होते। तो जैसे एचडीएफसी को मैनेज करो तो माने, या बस समझने की कोशिश करो, एसएमई कंपनियों में निवेश करने से पहले बहुत अलर्ट होना होता है, सावधान होना होता है, इसलिए घबराएं नहीं। अब आ जाते हैं अमेरिका पे। अमेरिका ने कर लिया है ताइवान के साथ में डील, और ताइवान को पहले ही अमेरिका 15% के दायरे में ले आया। उसकी रणनीति है कि वो चीन को दबा दे या चीन को झुका दे। अब जो है ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया, ये तीनों 15% के दायरे में आ गए हैं, और चीन से जो प्रोडक्ट अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर 34% का टैरिफ लगाया। हालांकि इसके ऊपर चीन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि क्या होने वाला है, लेकिन चीन इसकी विरोध प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि चीन बोलता है कि आप वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को मानते हो, उसके बाद आप अमेरिका चीन के साथ अलग डील करता, ताइवान के साथ अलग डील करता। लेकिन जहां पर अपने हित छुपे होते हैं ना, विदेश नीति में एक चीज होती है कि जहां अपने हित है वहां कोई किसी का सगा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लेने हैं ताइवान से चिप और सेमीकंडक्टर। और सबसे बड़ा, अगर आज मोबाइल चल रहे हैं या लैपटॉप चल रहे हैं, एलईडी चल रही है, फ्रिज चल रहे हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा अगर चिप लगती है ना, वो ताइवान में बनी लगती है। अगर चाहे ताइवान में नहीं बने ना, तो इनके आसमान छूने लगेगी कीमत। अभी आपको मालूम होगा, रैम रोम के अंदर, रैम रोम की विश्व के अंदर शॉर्टेज आ रही है। जो मोबाइलों के अंदर रैम और रोम लगती है ना, उसकी विश्व में शॉर्टेज आ रही है। यही कारण है कि आपने देखा होगा रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, ये जितनी कंपनियां ना, इन्होंने जनवरी में अपनी कंपनियों के प्राइसेस बढ़ाए हैं, और फिर से ऐसी उम्मीदें लग रही है कि 1 महीने में फिर अपने एक बार प्राइसों को फिर से रिकैप करने वाली है, मतलब बढ़ाने वाली है। हो सकता है मार्च रुक जाए, हो सकता नहीं तो अगले बार में कर ही देंगे। अब रेरा को लेकर के सरकार का एक थोड़ा सा कटु नियम आ गया है, मतलब आरबीआई के साथ साथ में अब जो ना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो भी अलर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा का नियमों का गलत हवाला दिया, बोले कि उन्होंने जो यूज हो रहे हैं ना, ज्यादातर बिल्डर उसका गलत यूज कर रहे हैं, तो उस पर आप रोक लगाई जाए। और आरबीआई अलर्ट है। आरबीआई ने, जो आप कोई लोन ले लेते हो तो लोन रिकवरी एजेंट के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। उस पोर्टल के अंदर होगा क्या कि जो लोन रिकवरी करने जा रहा है ना, उसका पूरा डाटा होगा कि ये कौन है, कहाँ कौन से बैंक से परमिशन है। और अब ना वो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ही कॉल कर पाएगा आपको, और पर सिंगल व्यक्ति से मिल पाएगा वो। जैसे आपसे अगर लोन ले रखा तो आपसे मिलेगा, ना कि आपके पड़ोसी से, ना रिश्तेदार से, ना आपके किसी भाई बंधु से।
ऐसा नहीं कि आपकी समाज में बेइज्जती हो। दूसरा, अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले ये समझ लो। हुआ ये है कि कई बार लोन रिकवरी एजेंटों की प्रेशर से परेशान होकर लोगों ने आत्महत्या कर ली। कोई सल्फाज खा के मर गया, कोई रेल तले कट के मर गया, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं कि हमें जो लोन रिकवरी एजेंट है ना, वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना दे रहा है। तो उसको देखते हुए जब वो डाटा गया आरबीआई के पास में, तो आरबीआई ने जो फिनटेक कंपनियां हैं, जो लोन बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, और जो बैंक है, इन सभी को एक पोर्टल पर लाखा इकट्ठा। जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, चाहे वो आप जियो चलाते हो, चाहे एयरटेल चलाते हो, चाहे बीएसएनएल चलाते हो, और चाहे आप एमटीएनएल चलाते हो, सभी के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही नियम बनाती है कि भाई ये है वो ऐसा सब धंधा है ना, उन्हीं को रेगुलेट करती है, उनका डाटा उसके पास रहता है। ऐसे ही आरबीआई ने एक अलग से पोर्टल बनाने के लिए कहा है कि भाई आप एक तो किसी को प्रेशराइज नहीं करोगे, अगर आपदा आ गई है तो आपदा में आप उसे परेशान नहीं करोगे, उसके घर में अगर कोई फंक्शन है, शादी समारोह है, तो आप उसे परेशान नहीं करोगे, आप थर्ड व्यक्ति के द्वारा या अननोन नंबर से उसको प्रेशराइज करके गाली गलौज नहीं करोगे, सभ्यता से बात करोगे, और आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपको मतलब जिस बैंक के आप एजेंट हो, रिकवरी एजेंट हो, वहां से आपको पूर्ण जानकारी मिली जाएगी, इतने रुपए का इसका मैच्योरिटी लोन है, इतने इसका ब्याज बन रहा है, इतने इसका देना है, इतने ये दे चुका, इतने इसके ऊपर पेनल्टी लग रही है। और ये मतलब थोड़ा सा सभ्यता को देखते हुए आरबीआई इस बात को अलर्ट में आई है कि भाई अभी तक हो ये रहा है कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज या फिनटेक कंपनियां या जो छोटे माइक्रो लेंडर हैं, वो गांव में लोगों को पैसा तो दे देते हैं, और पैसा ना देने के चलते गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, उनकी बेइज्जती करना चार आदमी में। मान लो कोई किसी ने बेइज्जती कर दी, वो कुछ जाकर सल्फास खा के मर गया है ना, या कुछ ऐसा कदम उठा लिया, तो उससे कहीं ना कहीं आरबीआई ने सीख ली। उनने बोला नहीं, हम भी जिस तरह से डेवलप देशों में एक नियम बनाया गया है कि भाई आपको सुबह 7 बजे से या सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही फ़ोन लगाना है, रात को किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के साथ में जब जो लेंडर है जिसने पैसा उठाया है वो जहाँ लेंडर बोलेगा वहीं मिलना है। तो इस तरीके से नियम जो बनाए आरबीआई ने, एक तरह से ये बहुत अच्छा ही नियम है, मतलब एक किसके लिए, आम जनता के लिए। और हम तो आम जनता की बात करेंगे ना भाई, आम जनता के लिए कि क्या अच्छा है क्या खराब है। अब डार्क वेब के बारे में खबर आ रही थी। दरअसल डार्क वेब होता क्या है, देखो जो हम नेट यूज करते हैं ना, वो नेट मात्र 3% है पूरी, जितने दुनिया के अंदर इंटरनेट है उसका 3% है। और 7% जो है गूगल, क्योंकि गूगल तुम वही तो देखोगे जो तुम्हें गूगल दिखाएगा, और जिस पर गूगल ने अपना बैन लगा रखा तो उसे कैसे देखोगे। तो मात्र 3% देखते हो, 7% पे गूगल का कंट्रोल है, 90% तो डार्क वेब समझ लो आप। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डार्क वेब्स की जो साइड से 90% जो है ना वो भारत से अपलोड होती है। वहां पे हर वो चीज हो सकती है जो आप भविष्य में कल्पना कर सकते हो, किलिंग कराना, हायरिंग कराना, मतलब अनलीगल एक्टिविटी जो कर सकते हो वो सब होता है डार्क वेब में। तो इसलिए कभी इन चीज़ों पर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने सर्च भी कर लिया ना, तो जो भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उनकी जांच के दायरे में आ जाओगे आप। आपने गूगल पर टाइप किया, सर्च किया, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरे में आ जाएंगे, फलान जगह से इस डार्क वेब की वो हो रही है। क्योंकि जब मैं जानता हूँ, आप जानते हो, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जो हमारी जांच एजेंसी है वो अलर्ट है कि भाई यार ये तो नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली में एक टैक्सी की और घोषणा हो गई है, हालांकि इसकी जो घोषणा है सीआईआई ने की है। अब सीआईआई चाहती क्या है, सीआईआई ये चाहती है कि जो दिल्ली से गुड़गांव, नोएडा, ऐसे लगभग 70 किलोमीटर का जो एक लाइन है ना, उसको एयर टैक्सी के माध्यम से जोड़ दी जाए, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। अभी ये चीन में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट के चलते। इसका जो वेट है ना, वो एक छोटा मतलब बड़ा ड्रोन मान लो, बड़े ड्रोन के जैसा है, जिसको मतलब किसी भी हॉस्पिटल की या किसी, बट इसमें हेलीपैड वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही जगह से उठेगा ना, तो उसको कोई आवश्यकता लगेगी आपको रनअप की, ना इसके लिए रनवे बनाने की जरूरत पड़ेगी। और इससे जो दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर जो ट्रैफिक है ना, उसके चलते जो 60-70 किलोमीटर का जो टूर है ना, या आपको गुड़गांव से अगर नोएडा आना है, तो अगर वहां से ये मान के चलो 2.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं, अगर जाम पे फंस गए तो और ज़्यादा भी लग जाते हैं। वो दूरी है मात्र 20 मिनट में तय हो जाएगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के चलते इसे मात्र एनसीआर में ही लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें भी एक चीज़ और है, ये है कि ये एक तरह से उड़ने वाला प्रोजेक्ट है। अभी कुछ दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ड्रोन उड़ाना भी
अलाउड नहीं है। तो जब ये टैक्सी उड़ेगी तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसे किस दायरे में रखेगा? क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हम विमान भी नहीं उड़ाना, आप ड्रोन से निगरानी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बड़े बड़े जो मुख्यालय हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्रपति आवास है ना, सब तमाम ऐसे सीक्रेट मुख्यालय हैं, तो वहाँ पे अभी चैलेंजेस आएंगे। इतना आसान नहीं है कि आपने बोला और प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, आने वाले समय में हो सकता है इसकी शुरुआत कर दी। आज टेक्सटाइल की कंपनियां भी दौड़ रही थी। दरअसल टेक्सटाइल की कंपनियां इसलिए चली आज कि जो ये खबर आ रही थी ना कि अगर भारत अमेरिका को साथ में कॉटन बेचता है तो 18% टैरिफ लगेगा, और अगर अमेरिका से कॉटन आता है बांग्लादेश तो उस पर 0% टैरिफ है। तो इसकी खबर के कारण टेक्सटाइल के शेयर गिरे थे। अब हुआ ये है कि जो पीयूष गोयल है, इस भयंकर स्थिति से शेयर गिरे कि पीयूष गोयल को आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ा कि अगर हम कॉटन यार्न मतलब जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से बुलाते हैं और उसका कपड़ा बना के भेजते हैं ना कहीं उस हमारे पे भी 0% टैरिफ लगेगा। उसके चलते थोड़ा सा जो कॉटन वाली कंपनी है ना उनके अंदर जान में जान आई, ऐसा मान लो आप। अब जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो जमुना ऑटो हो, चाहे वो तुम्हारा वर्धमान टेक्सटाइल कहते तो इसके कारण भागी है, चाहे तुम्हारा लेंस कार्ड हो, जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं उन कंपनियों के अंदर आपको मूवमेंट दिख रहा है। खरीदना बेचना कुछ भी नहीं, अपने वित्त सलाहकार से पूछें। अब अगर बात करें हमारे वर्तमान हम जो लेना चाह रहे हैं फाइटर जेट, 114 फाइटर जेट राफेल को मिला करके अपने जो एक्विजिशन है डिफेंस काउंसिल की, उसने उसको मंजूरी दे दी है। उसका मायने क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले ये समझ लो। देखो हमारे पास में अभी वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 विमान होते हैं। अभी 576 हमारे पास में फाइटर जेट है, जिसमें राफेल है, तुम्हारा सुखोई 57 है, जैगवार है। और लेकिन ये जो जैगवार और जो हमारे पास में तेजस वगैरह है ना, इनकी क्या उम्र थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहे हैं, इसलिए हमें फाइटर जेट नए चाहिए। और भारत की अभी वर्तमान में जो जरूरत है ना वो 42 स्क्वाड्रन की है, मतलब 756 फाइटर जेट हमें चाहिए। हमारे पास हैं कितने, 576। 756 माइनस 576 मतलब अभी 11-12 स्क्वाड्रन भारत को जरूरत है। अभी जिसमें 114 फाइटर जेट को मंजूरी मिली है, उसकी जो कॉस्ट निकल के आती है लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास में निकल के आती है। 80,000 करोड़ की हम फाइटर जेट खरीदेंगे। कुछ अभी अगले महीने जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो आने वाले हैं भारत। हो सकता है कुछ डील तब भी हो जाए कि हम फ्रांस से ये सामान खरीदेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे राफेल विमान गिरा दिए तो हम राफेल खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें ट्रंप ने भी माना कि भारत के राफेल गिराए हैं। ये है पूरा नैरेटिव का गेम। नैरेटिव का गेम ये है, आप बात को समझने की कोशिश करो। अगर पाकिस्तान बोलता है कि हमने राफेल विमान गिरा दिए, है ना, और पूरी मीडिया बोलती है राफेल विमान गिरा दिए, और वर्ल्ड जो ट्रंप बोलता है उसे वर्ल्ड मीडिया कवर करती है। अगर ट्रंप ने बोला है कि राफेल विमान को गिरा दिया है पाकिस्तान ने, तो राफेल विमान कौन ले उड़ा रहा था, भारत। और पाकिस्तान के पास में जो विमान थे वे कौन से थे, वे F-35 थे। मतलब पाकिस्तान जो फाइटर जेट उड़ा रहा था वो थे अमेरिका के, और उसने जो गिराए हैं वे थे फ्रांस के। अल्टीमेटली अमेरिका चाहता है कि मैं दुनिया के अंदर ऐसा नैरेटिव फैला दूं कि भाई राफेल जो है वो किसी लायक नहीं है। अगर आपको अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई विमान सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, तो वो F-35 है। भारत से भी वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप राफेल विमान ना लो, आप रूस से सुखोई 57 मत लो, आप हमसे F-35 लो। हर संभव प्रयास कर रहा है वो, भारत को बोइंग बेचने के प्रयास कर रहा है, तो जिससे विश्व के अंदर जो नैरेटिव फैले कि भाई राफेल विमान सही नहीं है, आप तो F-35 लो। अमेरिका किसी के साथ भी डील करे तो उसका पहला मोटिव क्या रहता है, ये पकड़ जहाज ले जा। सऊदी अरब से कौन सा युद्ध हो रहा है, मतलब सऊदी अरब पर कौन परमाणु बम मार रहा, उन्होंने सऊदी अरब को भी राफेल विमान चिपका दिए, बोले तुम हमारे नॉन नाटो अलायंस हो, तुम इसे रख लो। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका चाहता था कि भारत का जो नैरेटिव बनाया जाए जिससे जो विश्व के अंदर डिमांड बढ़े, किसकी, F-35 की, और राफेल की डिमांड घटे, जिससे लोग बाग राफेल पर ट्रस्ट कम करें। अब बताओ अगर हमारे राफेल को गिरा देते तो क्या हम राफेल खरीदते? आपने एक बात नोटिस करी होगी, कहीं भी युद्ध होता है चाहे कहीं भी, और अगर F-35 गिराया तो सबसे पहले अमेरिका का प्रतिक्रिया आ जाती है कि भाई जो पायलट है वो बिल्कुल सुरक्षित है। F-35 गिरा दिया गया है लेकिन पायलट सुरक्षित है, या ऐसा कि पायलट की मौत हो गई है बाकी F-35 बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा होता है क्या कि पायलट को इधर खड़ा कर दो उसमें गोली मार दो, ऐसा होगा? नहीं होगा। पूरा जो गेम है ना, अमेरिका का गेम सिंपल है
कि भाई हमारे F-35 खरीदो। भारत को तो इसलिए प्राइजाइज नहीं कर पाया कि केरल में जाके F-35 खराब हो गया था, और खराब हो गया था वो इस लेवल पर खराब हो गया था कि भारत ने बोला कि हम अपनी जुगाड़बाजी से चालू करते हैं क्या, बोले नहीं। तो उन्हें कार्गो शिप बुलाना पड़ा, उसे भर के ले जाना पड़ा टम्पू में, अपने कार्गो शिप में भर के ले गए और वहीं जाकर सही करा। तो उसकी ये स्थिति है। तो जो F-35 की बात है ना, हम हमारे अगर 2030 तक का जो भारत का टारगेट है ना, भारत का टारगेट राफेल का लगभग 174 का है। हम 174 विमान मतलब 10 के आसपास का हमारे पास में जो नोट 10 कोल्ट्रन होंगे ना, स्क्वाड्रन 10 स्क्वाड्रन हमारे पास में राफेल के हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि 174 विमान हो जाएंगे, मतलब पौने 200 विमान हमारे पास में उसके हो जाएंगे। कुछ हमारे पास सुखोई है। सुखोई हम क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि रूस का कहना ऐसा है कि जो इसके अंदर लगने वाली टेक्नोलॉजी है ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यही है। अब एक और मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई हालांकि नहीं बताएगा पर मैं फिर भी आपसे बता देता हूँ। अमेरिका की लाभ दबाव के बाद में भी भारत के जो विदेश सचिव हैं, मिस्त्री, विक्रम मिस्त्री, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी एनर्जी के लिए स्वतंत्र हैं। कोई नहीं बताएगा, ये इंटरनली बात है, हम अपनी एनर्जी के लिए स्वतंत्र हैं। जहां अमेरिका ने हमसे 25% टैरिफ इस बात पे घटाया है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, और वहीं भारत के जो विदेश सचिव हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को लेकर स्वतंत्र हैं, मैं जहां से मर्जी आएगी वहां से लेंगे। और भारत में अभी वर्तमान की स्थिति में विश्व की बात करूं तो 2020 के पास में, 2020 के बाद आज की डेट में सबसे ज्यादा, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का स्टॉक हो रहा है ना। अब जो गाढ़ा ऑयल है ना, जो वेनेजुएला से आता है ना, उससे ज्यादा बनता है डीजल, गाढ़ा ऑयल से बनता है ज्यादा डीजल। अब अमेरिका का जो ऑयल है उसको महंगा क्यों है, उसकी काम क्या है कि उसमें ज्यादा जो हवाई जहाज में लगने वाला फ्यूल है, फाइटर जेट में लगने वाला फ्यूल है, वो ज्यादा बनता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। और जो गाढ़ा ऑयल है उससे डीजल ज्यादा बनता है। खैर वो मैं विषय अलग करूंगा। तो और जो तुम्हारा मार्को रूबियो है ना, मार्को रूबियो नहीं है वहाँ के, रूस के राष्ट्रपति, सरगुल लावरोव, हाँ सरगुल लावरोव, मार्को रूबियो का नाम। सरगुल लावरोव जो है ना रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है, और उन्होंने ट्रंप को फटकार भी लगाई है कि तुम ये फाकट की बात करते हो कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा, जबकि भारत की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आप समझो कि यार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है जब ट्रंप ने बोल दिया तेल नहीं लेगा। ऐसे इंटरनली अंदर से कुछ उम्मीदें निकल के आ रही हैं। ऐसी इंटरनली सपोर्ट है कि रूस का और यूक्रेन का आने वाले 2-3 महीने में युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जो रूस से तेल लेने वाली बात है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, कि आप रूस से तेल ले रहे हो मतलब यूक्रेन के युद्ध को आप फंडिंग कर रहे हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से मोदी जी ने एक बात तो सीख ली कि जब ये बड़बड़ करे ना, कि ये इसे छप्पास बोलने की आदत है, मतलब ये कोई भी चीज का तत्काल प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि कमेंटेटर था ना पहले ये, मतलब न्यूज एंकर था ये, तो इसे तत्काल रिएक्शन देने की आदत है। तो जब भी आप कोई अपने इधर से प्रतिक्रिया दोगे तो ये तुमसे पहले प्रतिक्रिया देगा, तुम्हारा मैसेज आने से पहले, और उसे समझेगा भी नहीं इनने क्या लिखा है, उसका मायने क्या है, बस वो तत्काल प्रतिक्रिया दे देगा। तो उसके लिए भारत ने क्या रणनीति बनाई कि ये जो भी कुछ बयान दे उस पर साइलेंट रहना है। अगर भारत के लिए कोई अच्छा बयान देता है तो उसकी प्रतिक्रिया दे दो, और अगर अच्छा बयान नहीं देता तो उसमें साइलेंट बने रहो। अभी इसने एक ऐसा बयान दिया, जो बयान आजकल जो ट्विटर है हैंडल है उन पर सब पे मतलब ट्रेंड कर रहा है। क्या बोला इसने कि मैं मोदी जी का, अभी नहीं दिया हालांकि, जब मोदी जी वहां गए हुए थे तो उससे मजाक मजाक में कहा था कि मैं मोदी जी का करियर खराब नहीं करना चाहता। हालांकि ये शब्द गए मजाक में थे, लेकिन किसी देश के लीडर को आप ऐसा बोल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं, भाई विपक्ष भी उस चीज को तो घेरेगा ना। कल मसूदीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया कि अमेरिका में बैठ के आदमी क्यों हमें डिसाइड कराएगा कि हम किससे क्या सामान खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। अल्टीमेटली विपक्ष हर संभव प्रयास कर रहा है सरकार को घेरने का, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे विपक्ष का मामले को दबाते हुए बाहर निकला जाए। और देश के अंदर जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो डर के मारे नहीं आ रहे, क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाने से जो एफआईआई है, जो आप अगर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं ना, आप सोचोगे यार हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं हमें क्या फायदा, मेरे भाई हमें क्या नुकसान है। भाई कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो उस पैसे से, जिसे आर्बिट्रेज फंड बोलते हो आप, आर्बिट्रेज फंड क्या करते हैं, आपके पैसे से फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह जो काम करते हैं। अब उस कंडीशन में उनको भी, उनके ऊपर भी तो बर्डन पड़ेगा, आपका ही पैसा तो
है वो अल्टीमेटली एसटीटी बढ़ाने से वो गलत है। इस चीज को एनएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने माना। अभी एक सबमिट हो रही थी, उन्होंने एनएससी के चेयरमैन ने कहा कि भाई ये जो आप बढ़ा रहे हो ना ये गलत है, और अगर ऐसा बढ़ा तो लंबे समय में इसका इम्पैक्ट होने वाला है, ट्रेडिंग कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी। अभी जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए एफएनओ को मना कर दिया कि इस पे एफएनओ ट्रेड नहीं होगा, इसमें केवल कैश के ही स्टॉक चेंज हो ट्रेड होंगे। जैसे आपने देखा ना एनएससी बेनएससी, एनएससी बीएससी है, ऐसे ही एक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एक अलग से एक्सचेंज खुल गया है, वो भी उसमें, लेकिन अभी कुछ लिक्विडिटी उतनी है नहीं, उतने शेयर है नहीं। वीडियो क्या लंबी बन गई साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पहले आप इतना ध्यान दें, परिस्थिति क्या है कि आज जो आईटी की कंपनियों के अंदर जो दबाव है ना, वो पूरा का पूरा बना हुआ है, पूरे इंडेक्स को ही, मतलब आईटी इंडेक्स को ही काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट करा दिया है। और तुम्हारा जो निफ्टी है, निफ्टी 24,000 मतलब 25,000 के आसपास जाकर हो सकता है थोड़ा रुक जाए, एक आधी रिकवरी आएगी, लेकिन रिकवरी आएगी तो उसमें पहली प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। कारण ये है कि लोग बाग फंसे बैठे हैं। अगर आपने मतलब लॉन्ग कर रखा है तो मुझे अब ठीक है, मेरी कुछ बातें हैं मैं नहीं बोल सकता। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।